दोस्तों, कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों की जब बात की जाती है तो सबसे ज्यादा आलोचना उसकी परिवारवादी नीति की होती है। अपनी इस नीति के कारण कांग्रेस को कदम कदम पर उल्हाना सुनने को मिलती है और इसी के कारण कई चुनाव में उसने हार का मुंह भी देखा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस की परिवारवादी नीति का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर परिवारवाद की बात करें तो इसकी शुरुआत आजादी के समय ही हो गई थी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे योग्य उम्मीदवारों के बावजूद देश की सत्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू को मिली, जिन्हें ना तो राजनीतिक मामलों की कोई समझ थी और ना ही उसमें कोई रुचि थी। और नेहरू के इस अज्ञान का दंश देश ने कश्मीर समस्या, भारत चीन युद्ध जैसे घाव के रूप में सदियों तक झेला है। नेहरू के बाद कुछ समय के लिए देश की कुर्सी लाल बहादुर शास्त्री को जरूर मिली, लेकिन उनकी मौत के बाद इंदिरा ने परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिर से उस कुर्सी पर कब्जा कर लिया। नेहरू शुरू से ही इंदिरा के लिए जमीनी स्तर पर रास्ता तैयार कर रहे थे। भले ही नेहरू ने इंदिरा को जीते जी सक्रिय राजनीति से दूर रखा, लेकिन पार्टी से लेकर मंत्रालय तक का ज्यादातर काम इंदिरा की निगरानी में होता था। अपनी उत्तराधिकारी के तौर पर खुलकर नेहरू ने कभी अपनी बेटी का नाम नहीं लिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री सहित उनके करीबी यही मानते थे कि वो अपनी बेटी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। हालांकि इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की मौत के कई समय बाद प्रधानमंत्री बनी, लेकिन नेहरू ने अपने शासन के दौरान ही इंदिरा को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना नेहरू ने उनके जीते जी ही सुनिश्चित कर दिया था, जिसका फायदा इंदिरा गांधी को मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा ने अपनी किताब में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी को विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 11 जनवरी को इंदिरा ने मुझे फोन करके शास्त्री के निधन की खबर दी और मुझे तुरंत दिल्ली बुलाया। शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के 19 महीने के दौरान ही इंदिरा ने मुझे ये संकेत दे दिए थे कि वो उनकी जगह लेने के लिए तैयार है। कुर्सी मिलने के बाद इंदिरा ने भी देश को लूटने खसोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपातकाल तथा सिख दंगे जैसे काम करके देश पर कई सारे लांछन लगाए। इंदिरा के समय ही उनके बेटे संजय गांधी के हाथ में कई सारी शक्तियां थीं, जिनका उन्होंने तानाशाही ढंग से इस्तेमाल किया, जिसमें आपातकाल के दौरान की नसबंदियां भी शामिल हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक बार फिर परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उस वक्त पीएम बनने की रेस में तो कई दिग्गज नेता थे, लेकिन किसी को दावेदारी पेश करने का मौका नहीं दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं कि उस समय नरसिम्हा राव, आर वेंकटरमन, नारायण दत्त तिवारी सहित वरिष्ठ नेता लिस्ट में शामिल थे। कमलापति त्रिपाठी सहित कई बड़े नेता भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हालात थे उसमें कुछ सवाल जवाब नहीं हुआ। किसी को इतना मौका ही नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए खुद का नाम पेश कर सके, क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने का पूरा मन बना चुके थे। इंदिरा के बेटे का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजीव के बाद गांधी नेहरू परिवार से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जब जब सत्ता में आई, सरकार का सारा नियंत्रण गांधी परिवार के पास ही रहा, जिसकी कर्ता धर्ता सोनिया गांधी की सत्ता के अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी गांधी परिवार के अलावा आज तक किसी को नहीं बैठने दिया गया। अब इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में किस तरह एक ही परिवार का कब्जा है। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में अपने गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा की पहचान बनाने वाले भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में आखिर आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रही है?
आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं देती। नेहरू गांधी परिवार की स्थिति भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए काफी है। आजादी के बाद से ही देश की सत्ता और कांग्रेस पार्टी पर इस परिवार का कब्जा रहा है। देश की आजादी के 72 सालों में 48 साल तक इस परिवार ने ही देश पर राज किया है। 38 सालों तक इन्होंने सीधे सीधे राज किया है और 10 सालों तक मनमोहन सरकार की चाबी भी अपने पास रखी। गांधी और नेहरू परिवार की लगातार तीनों पीढ़ियों के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे, जबकि यूपीए सरकार के समय भी सत्ता की कमान सीधे सीधे राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के पास रही। कांग्रेस के अंदर वंशवाद का जहर इस कदर भरा हुआ है कि 2 बार की करारी हार के बाद भी राहुल गांधी को कांग्रेस ने अपनी सारी शक्तियां दे रखी हैं। इसके अलावा राजीव गांधी के भाई संजय गांधी हों या राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी हों, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के भीतर इनके कद का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर वाड्रा पर आज भी कोई आरोप लगता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी विलाप करने लग जाती है। तो दोस्तों, कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों पर आधारित इस सीरीज में आज इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।